everyone, welcome to our channel that is Diya Educates, Smart Mind, Smart Solutions। तो बच्चे, आप जैसे कि जानते हो कि मैं हूं दिव्या कश्यप और मैं हूं आपकी साइंस एक्सपर्ट। एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, आई हैव इमेंस एक्सपीरियंस। मेरा 18 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड आई एम एक्स फैकल्टी ऑफ सक्सेस सीरीज एजुकेशन, एक्स फैकल्टी ऑफ आईविज एजुकेशन, एक्स फैकल्टी ऑफ टीचिंग भारत, एक्स कंटेंट क्रिएटर ऑफ एग्जाम फियर, एक्स फैकल्टी ऑफ dronestudy.com और अब मेरा है अपना चैनल दैट इज दिया एजुकेट्स। राइट, तो बच्चे सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चैनल बनाने का हमारा मेन मकसद ये है कि हम आपकी जो स्टडीज है जो उसको सिंप्लीफाई कर पाए और आपको जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, उसमें भी कुछ भी डाउट्स ना रहें। राइट, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारे डाउट सेशंस, लाइव क्लासेस इनमें आ पाओगे। एंड वन मोर थिंग, आप सब लोग फोन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो, सब लोग आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम ये सब यूज करते हैं। तो हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक ये दिया गया है। तो करना क्या है, जो भी नए न्यू यूजर्स हैं जो टेलीग्राम यूज नहीं करते, आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है और ये जो मेंशन लिंक्ड है ना, इसको आप फिल करो एंड बाय फिलिंग दिस लिंक यू विल ज्वाइन आवर चैनल ग्रुप वेयर यू कैन गेट द पीडीएफ्स, यू कैन गेट द डाउट सेशंस वेयर वी कैन मेक अ शेड्यूल ऑफ द लाइव क्लासेस। तो आप ये चैनल जल्दी से ज्वाइन करो फॉर द नोटिफिकेशन। और सबसे बड़ी बात, इस चैनल का नाम पढ़ा आपने, इट इज दियाज जेमस्टोन्स। राइट, सो यू आर माई जेम एंड वेरी प्रीशियस टू मी, सो प्लीज जल्दी से आप ये ज्वाइन करो। और पहली बात, वीडियो शुरू होने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब करो। राइट, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ही नोटिफिकेशंस आएंगे और तभी आपका एक कोऑर्डिनेशन हमारे साथ बन पाएगा एंड दैट इज वेरी वेरी मस्ट। So let's start the session, and before starting I would need 3 things for you. 1, your focus, 2, your focus, 3, your focus. Right, so let's start the session और देखते हैं कि आज का interesting topic कौन सा होने वाला है। Now you are familiar with the first part, that is the first periodic property which we did previous part, that is the atomic size. So now we are going to start with the second property and that is very very important and quite interesting, and that property is ionization energy. So the first thing you should know that what do we actually mean by ionization energy. अब जैसे कि बच्चे मैंने आपको बताया था कि जो एक एटम होता है वो अगर स्टेबल नहीं होता तो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए ईदर इट लूजेस इलेक्ट्रॉन और इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। गॉट इट, ये हमने किया था ना कि हर चीज स्टेबिलिटी पाना चाहती है और एटम भी स्टेबलाइज होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है। Now this property is concerned with the losing of electrons. Right? अब suppose आपके पास एक एटम है, let's say हमारे पास सोडियम एटम है। अब आपको पता है सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर है 11, प्रोटॉन्स 11 है, इलेक्ट्रॉन्स 11 है, न्यूट्रॉन्स 12 है। राइट, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। मतलब इसके के शेल में आप देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाद इसके एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और लास्ट शेल जो एम शेल है इसका, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। सो दैट मीन्स इट इज नॉट स्टेबल, स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी कैसे अटेन करेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेकर या 1 इलेक्ट्रॉन देकर। एंड वी नो दैट प्रेफरेबली ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब ये सोडियम एटम अपने आप तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। Right, it cannot lose the electron by itself. For losing the electron, we need to supply energy from outside. मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए हमें बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से इसको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। दूसरी बात, आपको पता है कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उन पे न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा है ना, न्यूक्लियर चार्जेस देयर, दैट इज द न्यूक्लियस इज अट्रैक्टिंग इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए अपने आप तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा, वी हैव टू सप्लाई इट विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। अब एक और बात आपको पता है कि इतना भी न्यूक्लियर चार्ज वीक नहीं होगा कि आपने थोड़ी सी एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता। हमें कुछ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी तो देनी पड़ेगी। राइट, अब दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन निकालना एटम में से इतना इजी नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं एटम में से तो हम
उस एटम को किस स्टेट में लेते हैं? गैसियस स्टेट में. वी टेक द एटम इन अ गैसियस स्टेट, क्योंकि गैसियस स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, वो कंपैरेटिवली सॉलिड स्टेट के कंपैरेटिवली लूजली बाउंड होते हैं. तो जब हम इसको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब जिसपे सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, दैट गेट एक्सट्रैक्टेड, हम उसको निकाल सकते हैं. गॉट इट? तभी 281 जो सोडियम एटम के अंदर है, बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, व्हेन वी आर सप्लाइंग इट विद एनर्जी, एंड इट इज लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज फॉर्मिंग द सोडियम आयन. Right. So now the ionization term comes here. The energy that we were supplying it in order to extract the electron, that is the ionization energy. वो होती है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी. समझ आया? एक सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन जब हम एटम से निकालना चाहते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, पहली चीज वो गैसियस स्टेट के अंदर होना चाहिए, दूसरी चीज लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकलता है, और तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वी हैव टू सप्लाई इट विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी विच एक्सट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड विच यू सप्लाई इट फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज रिगार्डेड एज आयनाइजेशन एनर्जी. तो डिफाइन कर लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को. आई होप आपको समझ आ गया है और डेफिनेशन आप खुद फ्रेम कर चुके हो अपने माइंड में. तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और सप्लाइड टू एन एटम टू एक्सट्रैक्ट मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन. ये चीज जरूर लिखनी है, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, राइट, फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल से ही निकलता है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना. व्हेन द एटम इज इन गैसियस स्टेट. ये तीन बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एक चीज आपने ये पढ़ी कि आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, आउटरमोस्ट शेल से मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा. तीसरी बात ये थी कि व्हेन इट इज इन गैसियस स्टेट, राइट. तो डेफिनेशन के अंदर प्रॉपर इस तरीके से ये टर्म्स यूज होनी चाहिए. सो आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड और विच इज सप्लाइड टू एन एटम इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम व्हेन इट इज इन गैसियस स्टेट. गॉट इट? सो आई होप आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल की तरफ और देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग ग्रुप और अलोंग पीरियड किस तरीके से वेरी करती है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग ग्रुप एंड पीरियड. नाउ अलोंग ग्रुप जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है दैट डिक्रीजेस. Along group the ionization energy decreases. Decreases का मतलब है कि आपको जैसे से आप ग्रुप में नीचे जा रहे हो, इस तरीके से नीचे मूव कर रहे हो, जो एनर्जी आपको देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो कम होती जा रही है. Decreases का मतलब यही हुआ ना, the amount of energy which you need to supply to extract electron, that is keep on decreasing as you move down the group. Now what is the reason behind it? अब देखो, आपको पता है, आपने एटॉमिक साइज पढ़ा था, उसी प्रॉपर्टी को हमने हर प्रॉपर्टी में यूज करना है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. वो एक मेजर फैक्टर था जिससे सारी प्रॉपर्टीज आप कह सकते हो रिलेटेड ही है. तो पहली चीज आपको पता है कि व्हेन वी वर मूविंग डाउन इन एनी ग्रुप, जैसे आपने फर्स्ट ग्रुप का एग्जांपल लिया था या किसी भी ग्रुप का आप एग्जांपल लो, तो आपको पता है व्हेन वी वर मूविंग डाउन द नंबर ऑफ शेल्स वर इंक्रीजिंग. नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे थे? इंक्रीज हो रहे थे. अब शेल्स जब इंक्रीज हो रहे थे तो इसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा था. न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था? कम. अब जब न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, मतलब न्यूक्लियस उतनी स्ट्रांगली अपने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं पकड़ेगा, तो ऑब्वियसली आपको एनर्जी तो कम देनी पड़ेगी ना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि एनर्जी देनी ही इसलिए पड़ रही थी कि वो जो न्यूक्लियर फोर्स था उसको हम ओवरकम करना चाह रहे थे ताकि हम इलेक्ट्रॉन को बाहर एक्सट्रैक्ट कर सके. अब न्यूक्लियर चार्ज खुद ब खुद कम हो रहा है as moving down, so obviously the energy which is needed to extract the electron will keep on decreasing. Got it? तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे अगर ये क्वेश्चन आता है? तो अगर क्वेश्चन आ गया दैट हाउ आयनाइजेशन एनर्जी वेरी अलोंग ग्रुप, या कोई भी ग्रुप दे दिया आपको और उसमें से पूछा कि इसमें आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है, सो यू आर गोना राइट दैट. पहली चीज तो उसको ग्रुप की फॉर्म में ही लिखना, आप उसको पीरियड की फॉर्म में मत लिखा करो कभी भी ग्रुप को. तो ग्रुप की फॉर्म में लिखो, उनका कॉन्फिगरेशन लिखो और फिर स्टार्ट करो. जो आपने एटॉमिक साइज में लिखा था उसी को रिपीट करो. दैट as we move down the group, every time a new shell is being added. Every time a new shell is being added, due to which the nuclear charge keep on decreasing. Nuclear charge keep on decreasing, that means the attraction with which the electrons are held by the nucleus, it is decreasing. So,
we can extract the electron easily. That is the reason ionization energy decreases. Ionization energy keep on decreasing as you move down in any group. पूरे periodic table में जब भी नीचे जाओगे साइज बढ़ रहा है, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इट इज डिक्रीजिंग. तो अगर कोई भी आपको ग्रुप दे देते हैं तो याद रखो जो सबसे ऊपर वाला उसमें एटम होगा, एलिमेंट होगा, उसका सबसे छोटा साइज है, तो उसमें उसको एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी. उसका आयनाइजेशन एनर्जी अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में सबसे ज्यादा होगा. और जो सबसे नीचे होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा, उसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे लीस्ट होगा, इसलिए उसमें आयनाइजेशन एनर्जी भी उसकी लीस्ट होगी. गॉट इट. तो किसी भी ग्रुप में ऊपर वाले मेंबर का आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम रहेगा और जो सबसे बॉटम पे आएगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे मिनिमम रहेगा. गॉट इट. नाउ लेट्स सी द वेरिएशन अलोंग पीरियड. तो जब हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड के अलोंग मूव करते हैं तो हमने ये देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है यहां पे. Now, in order to understand, again, let's take an example of any period. So, let's take an example this time of second period. So, second period we have is, that is lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and we have neon. अब आपको पता है कि एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं पहले. तो कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 और 2,8. तो दैट मीन्स जैसे जैसे हम पीरियड के अंदर मूव कर रहे हैं तो सेम ही शेल है, लेकिन एवरी टाइम अ न्यू इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड. हर टाइम एक न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है. ठीक है. अब अगर न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है. न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग एवरी टाइम. न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग बाय +1 यूनिट, है ना. अब न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होगा तो दैट मींस न्यूक्लियस अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करके रखेगा. अब अगर न्यूक्लियर चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करके रखेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यू हैव टू सप्लाई विद मोर एनर्जी इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, है ना. तो जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करेंगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस ने बहुत स्ट्रांगली अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा हुआ है. सो वी नीड टू सप्लाई इट विद मोर एनर्जी इफ वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन. गॉट इट. तो अगर क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी पीरियड आपको दे देते हैं और आपको पूछते हैं दैट हाउ द आयनाइजेशन एनर्जी वेरीज अलोंग द पीरियड, तो यू शुड बी क्विक विद द आंसर दैट व्हेन वी मूव विद इन द पीरियड, right, when we are moving along the period, what happens, every time a new electron is added to the same shell, right. Due to this the nuclear charge increases. That means nucleus is holding its outermost shell electrons more tightly. So that is the reason in order to extract the electrons we have to supply it with more and more energy. तो किसी भी पीरियड के अंदर जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा और जो एक्सट्रीम राइट पे होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा. ठीक है. तो जब भी आप यहां से यहां मूव करोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करेगी, आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज. तो लेफ्ट जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे लीस्ट होगा और जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता रहेगा. गॉट इट. एक और चीज मैं आपको बताती हूं जो आपको हेल्प करेगी जानने के लिए कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसे कैसे वेरी करती है, बिकॉज यू मे कम अक्रॉस सर्टेन एटम्स जिसमें आपको अलग अलग तरह का वेरिएशन देखने को मिलेगा एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट कि किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा और किसका आयनाइजेशन एनर्जी कम है. So basically the ionization energy depends upon few factors. Ionization energy जो होता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो पहला फैक्टर है हमारे पास, दैट इज द एटॉमिक साइज. फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक साइज. दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज. दूसरा फैक्टर कौन सा है, न्यूक्लियर चार्ज. तीसरा फैक्टर है हमारा दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. अब पहली चीज एटॉमिक साइज की बात करते हैं. जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज. आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज. मतलब अगर साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, अगर साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी. दैट मींस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. उल्टा इफेक्ट देखने को मिलेगा. सेकेंड फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज.
तो अगर न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मतलब अट्रैक्शन आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए बढ़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सिमिलरली अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, मतलब न्यूक्लियस ने लेस टाइटली अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा है, तो आपको एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सो न्यूक्लियर चार्ज कम तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम। तीसरा फैक्टर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको कुछ ऐसे एटम्स मिलेंगे जिनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं आर्गन की, नियॉन की, हीलियम की, तो आप देखोगे कि इनके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। अब जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो तो स्टेबल होंगे, सो दे विल नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में आयनाइजेशन एनर्जी बहुत बहुत हाई होगी, इसीलिए जो नोबल गैसेस है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते ही नहीं, बिकॉज दे आर स्टेबल, they have stable electronic configuration, or you can say they have the noble gas configuration, right? तो जब किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा, then the ionization energy is going to be very very high. Got it? इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स है, शील्डिंग इफेक्ट एंड ऑल, दैट यू विल लर्न इन दी +1 व्हेन यू विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अभी आपके स्टैंडर्ड तक के लिए यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज 3 फैक्टर्स। ये आपको फैक्टर्स पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी का डिपेंडेंस इन फैक्टर्स पे किस तरीके से है। सो आई होप आपको समझ आ गया कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अलॉन्ग ग्रुप कैसे वेरी करती है, अलॉन्ग पीरियड कैसे वेरी करती है, क्या रीजन है, लॉजिकली कैसे लिखोगे, और आपको यह भी पता लग गया कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब एक और इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूं मैं आपको, हमारे पास सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज भी होती है। क्या होती है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का एक सिंपल से मतलब है, एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं। लेट्स से इफ आई हैव मैग्नीशियम, तो एटॉमिक नंबर आपको पता है कि मैग्नीशियम का होता है 12 और कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 282। एंड बाय लुकिंग एट कॉन्फ़िगरेशन आप बता सकते हो कि स्टेबल होने के लिए इट हैज टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। अब ऐसे ही अगर किसी और एटम का एग्जांपल लो, लेट्स से उसके अंदर 283 कॉन्फ़िगरेशन हो, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। तो कभी भी कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे लूज नहीं करता है, स्टेप बाय स्टेप लूज करता है। पहले एक करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा। ठीक है, तो अब सपोज अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन है 282, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, करने 2 है, बट फर्स्ट स्टेप में पहली बार में एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एंड फॉर लूजिंग दैट इलेक्ट्रॉन वी हैव टू सप्लाई इट विद एनर्जी। तो हमने इसको एनर्जी सप्लाई करी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी दी, और इसने क्या बना दिया? Mg पॉजिटिव। क्या बना दिया? Mg पॉजिटिव। अब यहां कॉन्फ़िगरेशन था 282, एक लूज करने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281। ठीक है, अब क्या Mg पॉजिटिव स्टेबल है? नहीं स्टेबल, क्योंकि अभी भी ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर सकता है, राइट? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आपने इसको एनर्जी दी, दैट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब ये जो Mg पॉजिटिव बन गया, अब ये एक और इलेक्ट्रॉन देगा, तभी तो स्टेबल होगा। तो दूसरे केस में Mg पॉजिटिव जो कि 281 है, इट विल अगेन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, और हम एनर्जी देंगे इसको बाहर से, एंड इट विल फॉर्म Mg2 पॉजिटिव, और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 28। तो सेकेंड केस में जो आपने एनर्जी दी इसको, दैट इज द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपने एनर्जी दी, तो हम इसको बोल लेते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, राइट? तो ये जो फर्स्ट और ये जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, इनको आप बुलाते हो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। दीज आर कॉल्ड एज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, मतलब जो एक एक करके आप एनर्जी देते हो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दे फॉर्म द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब दूसरी चीज, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कंपेयर करके बताओ कि इस केस में आयनाइजेशन एनर्जी 1 ज्यादा है या आयनाइजेशन एनर्जी 2 ज्यादा है, मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का कि आपको किस स्टेप में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, फर्स्ट स्टेप को करने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी या सेकेंड स्टेप को करने में आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी।
तो उसको आप उन आयनाइजेशन एनर्जी के जो फैक्टर्स किए थे उन्हीं के बेसिस पे आंसर। अब अगर आपको कंपेयर करना पड़े कि दोनों स्टेप में कौन सा एनर्जी ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 ज्यादा है या 2 ज्यादा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चे कि इस केस में आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज मच हायर। द रीजन बीइंग, अब देखो कैसे मैंने इसका कंक्लूजन निकाला। आपके पास पेरेंट एटम था और पेरेंट एटम से वो क्या बन गया, आयन। आयन जब बना तो बना केटायन, और केटायन और पेरेंट एटम का साइज कैसे कंपेयर करते हो, केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, है ना। तो अब अगर आप स्मॉलर साइज वाली चीज से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, स्मॉलर साइज मींस मोर न्यूक्लियर चार्ज, है ना, इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है ना, +1 यूनिट से ज्यादा हो गया, सो ऑब्वियसली आपको एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। सो दैट इज द रीजन इन दिस केस आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज मच मोर देन द आयनाइजेशन एनर्जी 1। समझ आया? तो इस तरीके से हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज को डिफाइन करते हैं, और अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उन फैक्टर्स को कंसिडर करके आप सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज को कंपेयर कर सकते हो। सो आई थिंक यू गॉट इट, बट ऐसे नहीं मैं मानूंगी कि आपको समझ आ गया। हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखेंगे कि कौन कौन से बच्चे उन क्वेश्चंस के सही से आंसर्स कर पाए। तो करते हैं कुछ हम इंपॉर्टेंट नॉलेज बूस्टर्स बेस्ड ऑन द आयनाइजेशन एनर्जी। Now we are going to start with the another property after doing the atomic size and the ionization energy, and that property is electron affinity. That is the electron affinity. अब जैसे कि आपको पता है और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे आयनाइजेशन एनर्जी में और एटॉमिक साइज में भी, कि कभी भी एटम को अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो इट हैज टू लूज इलेक्ट्रॉन और इट हैज टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट? लूज वाला तो हमने कंडीशन देख ली कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है हमें उसको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, तभी हम उस इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, उसके न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम कर पाते हैं और हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द केस जिसके अंदर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो कैसा होता है? आपको एनर्जी देनी पड़ती है या एनर्जी लेनी पड़ती है, और वो कौन सी एनर्जी होती है? तो ये हम इस प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब आप देखो, लेट्स से मेरे पास एक एटम है, सपोज वी हैव क्लोरीन एटम। हमारे पास कौन सा एटम है? क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन एटम का एटॉमिक मॉडल कुछ इस तरीके से होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, और कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 287। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये स्टेबल है? क्या क्लोरीन एटम जो आप ये देख पा रहे हो, इज इट स्टेबल? नो, इट इज नॉट स्टेबल। द रीजन बीइंग, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो कि होने चाहिए इसको स्टेबिलिटी देने के लिए, वो इसके अंदर नहीं है। तो कैसे स्टेबल होगा ये? इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालोगे या आप इसको गेन करवाओगे किसी एटम से इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए अट्रैक्शन भी तो होनी चाहिए इसके अंदर। इट शुड अट्रैक्ट दैट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, तभी तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। अगर सपोज आप इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट शेल में डाल रहे हो तो इसमें रिपल्शंस भी तो होंगी। इसके लास्ट शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो उनको रिपेल भी तो करेंगे, है ना, रिपल्शंस भी होंगी। तो इलेक्ट्रॉन आप तभी ऐड कर सकते हो इसके अंदर जब इसको अट्रैक्शन हो, और वो अट्रैक्शन कहां से आएगी? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से तो नहीं आएगी। कहां से आएगी? न्यूक्लियस से वो अट्रैक्शन आएगी। वो अट्रैक्शन कहां से आएगी? न्यूक्लियस से। सो दैट मींस जब आप इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर डालते हो तो पहली चीज तो अट्रैक्शन मस्ट है, इट शुड अट्रैक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। अब अट्रैक्शन कब होगी? जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा और न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, मतलब रिपल्शंस को ओवरकम कर लेगा, और मैग्नीट्यूड न्यूक्लियर चार्ज का ज्यादा होगा, तभी इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर पाओगे। एंड द फैक्ट विच यू ऑलरेडी नो कि जब भी कभी अट्रैक्शन होती है दैट लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी। जब कभी रिपल्शन होती है तो एनर्जी बढ़ जाती है, तभी तो चीज अनस्टेबल हो जाती है। बट अगर कभी भी अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन ऑलवेज लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी। सो दैट मीन्स जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इस एटम से अपने आप एनर्जी रिलीज होगी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सिंपल सी बात है, जब आप इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करते हो तो आपको एनर्जी देना पड़ता है, जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, डालते हो,
किसी एटम के लास्ट शेल में, तो एटम से अपने आप एनर्जी रिलीज होती है. So that means ionization energy is always positive. हम देते हैं उसको, that is positive, that is absorbed by the atom. और electron affinity is always negative. Electron affinity is always negative, not always negative. मैं आपको भी एक ऐसा exceptional case भी बताऊंगी जहां पे electron affinity positive भी होती है. बट अभी के लिए याद रखो कि जब आप एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो एनर्जी अपने आप एटम से रिलीज हो रही है. सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव बिकॉज द एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड. तो दैट मीन्स जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि अट्रैक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी. मोर इज द अट्रैक्शन, मोर विल बी द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड. गॉट इट. तो पहली चीज तो डिफाइन कर लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को. आई होप इस एग्जांपल से आप एक पिक्चर फ्रेम कर पाए होंगे. सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कब रिलीज होगी? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड. और कहां ऐड करते हैं हम? टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम. अगेन याद रखो, कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालना या डालना तब होता है when the atom is in gaseous state. When the atom is in gaseous state. So that means electron affinity is the amount of energy released when an electron is added to the outermost shell of an atom when it is in gaseous state. When it is in gaseous state. Got it? अब दूसरी चीज में आपको, जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मोस्टली नेगेटिव, मतलब अट्रैक्शन होती है तभी वो इलेक्ट्रॉन लेता है और एनर्जी रिलीज होती है. बट जो एटम्स इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते हैं, जिन एटम्स में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा रिपल्शंस मिलती है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल अगर नोबल गैस की मैं बात करूं तो आपको पता है नोबल गैसेस स्टेबल है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो बाहर से इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेंगे? नहीं लेना चाहेंगे. तो अगर फोर्सफुली आप इलेक्ट्रॉन ऐड किसी के अंदर भी कराओगे, किसी एटम के आउटरमोस्ट शेल में ऐड कराओगे, यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी, एंड इन दैट केस द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव. इन दैट केस इट इज पॉजिटिव. अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज नेगेटिव. इट इज नेगेटिव. राइट? यहां तक समझ आ गया. अब दूसरी चीज, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है. तो आपको पता लग रहा था कि आयनाइजेशन एनर्जी मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इस केस पे कम एनर्जी देनी पड़ेगी. पर जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड यूज करेंगे, तो अगर मैं आपसे बोलूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, तो इसका मतलब क्या होगा? या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, इसका मतलब क्या होगा? इंक्रीजेस का मतलब मच मोर नेगेटिव वैल्यू, मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. राइट? और जब मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस, तो आप इसका मतलब क्या है? दैट लेस एनर्जी इज रिलीज, इट इज लेस नेगेटिव. तो इंक्रीज का मतलब मोर नेगेटिव, डिक्रीज का मतलब लेस नेगेटिव. समझे? मतलब कि मोर नेगेटिव का मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, ज्यादा अट्रैक्शन है आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, और लेस नेगेटिव का मतलब कम एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कम अट्रैक्शन है. Got it? So let's now study about the variation of electron affinity along the period and the group. Got it? तो अब हमारे पास जो ये periodic table है, तो इसमें ग्रुप में हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करती है और पीरियड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करती है. So let's start with the group first. Now when we move along the group, जब आप ग्रुप में जाते हो नीचे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी becomes less negative. It becomes less negative or you can say it decreases. Less negative का मतलब है कम एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्शन होती है. अब कम अट्रैक्शन क्यों होती है? कम अट्रैक्शन इसलिए होती है क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हो, साइज बढ़ रहा है. साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. एंड नाउ आई थिंक आई डोंट हैव टू रिपीट कि व्हाई साइज इज इंक्रीजिंग. आपको पता है कि एवरी टाइम अ न्यू शेल इज बीइंग एडेड, तो इसलिए साइज बढ़ रहा है. ठीक है? अब साइज अगर ज्यादा हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? कम. न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीजिंग. और न्यूक्लियर चार्ज नहीं तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना था. अब अगर न्यूक्लियर चार्ज ही कम हो रहा है, सो दैट मींस द अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वुड बी लेस. And if the attraction would be less, then that means the decrease in energy will also be less. That is the reason when we move down, the electron affinity becomes less negative, or you'll say it decreases. It decreases. Got it? तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जब भी आप किसी ग्रुप की बात करोगे, उसमें आने वाले इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्शन फील होगी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जिसके लिए हायर होगी, दैट वुड बी द एलिमेंट विच विल बी ऑन
टॉप, और जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो बॉटम पे जो एलिमेंट होगा उसको आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बहुत कम होगी क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो सबसे कम वैल्यू होगा वो किसका होगा, जो सबसे नीचे होगा। गॉट इट। नाउ लेट्स सी कि पीरियड के अंदर किस तरीके से ये वेरी करती है। तो जब हम पीरियड में ऐसे मूव करते हैं तो आपको पता है कि एवरी टाइम अ न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सेम शेल, है ना, और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। जब आप पीरियड में मूव करते हो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और साइज छोटा होता जा रहा है। यू कैन सी द साइजेस, है ना, छोटे हो रहे हैं। सो व्हेन द साइज इज डिक्रीजिंग एंड न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, दैट मींस जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है, उसके लिए अट्रैक्शन क्या हो रही है, ज्यादा। अब अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी सो दैट मींस एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी, इट इज गोइंग टू बी मच मोर नेगेटिव, right? So that is the reason when we move along the period, the size keeps on decreasing, the nuclear charge keeps on increasing, and that is the reason the electron affinity keeps on increasing. Increasing means it is becoming much more negative because the attraction is being increased. Got it? So along group electron affinity decreases, that means it becomes less negative, and along period it increases, that means it becomes much more negative. Got it? So this is how you have to explain about the electron affinity. तो मैं एक प्रॉपर वे में आपको आंसर बता देती हूँ कि ग्रुप के अलोंग अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे, आप लिखोगे एज वी मूव अलोंग द ग्रुप वी नो दैट एटॉमिक साइज वाला रिपीट करोगे, एवरी टाइम अ न्यू शेल इज बीइंग एडेड, due to which the size is increasing and nuclear charge is decreasing. Now, if the nuclear charge is decreasing, that means the attraction for the incoming electron is decreasing. And if the attraction decreases, that means the release of energy will be less. That is the reason. As we move down, the electron affinity becomes less negative. That means less energy is released. Got it? Now, when we move along period, I'm telling you how to write. So when we move along period, we see that every time a new electron is added to the same shell, due to which the size decreases and the nuclear charge increases. Now, nuclear charge increases means that the attraction for the incoming electron is much more. And if the attraction is more, obviously the energy which will be released will be high. And that is the reason along period, the electron affinity is becoming much more negative. गॉट इट? तो पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप ग्रुप के अंदर देखोगे तो जो सबसे टॉप पे होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा और नीचे जाते जाते तक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लीस्ट होता जाएगा। और जब आप पीरियड में मूव करोगे तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा क्योंकि उसका साइज बड़ा है, और जैसे जैसे आप राइट साइड पे आओगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जाएगी, इट विल इंक्रीज। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूं। नाउ यू ऑल आर अवेयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे छोटा साइज का एटम है वो आपके पास है फ्लोरीन एटम। वो कौन सा है? फ्लोरीन। ठीक है, तो अगर फ्लोरीन सबसे छोटा है तो दैट मीन्स उसका न्यूक्लियर चार्ज भी मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है। तो क्या फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है पीरियोडिक टेबल में? होनी तो चाहिए, बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मच मोर फॉर द एटम विच हैज द मच मोर न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होगा, है ना। बट इस केस में याद रखो कि फ्लोरीन के अगर हम इसमें ग्रुप में देखते हैं तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट इज लेस देन द क्लोरीन, दैट इज लेस देन द क्लोरीन, इट इज एक्सेप्शनली लेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, एंड व्हाई इट इज एक्सेप्शनली लेस, लेट्स डिस्कस इट। अब देखो, फ्लोरीन सबसे छोटे साइज का एटम है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, सबसे छोटा है, तो दैट मींस उसका न्यूक्लियर चार्ज भी बहुत ज्यादा है। अब जब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड होगा, अब इतना छोटा साइज है तो ऑब्वियसली वहां पे रिपल्शंस भी ज्यादा होंगे, वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी ज्यादा होंगे, मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन ज्यादा फील होगी। अब अगर रिपल्शन ज्यादा फील होगी तो दैट मींस थोड़ा सा अट्रैक्शन कम हो जाएगा और वो रिपल्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसकी एनर्जी जितनी रिलीज होनी चाहिए थी वो उतनी रिलीज ना होकर थोड़ी सी कम होगी। गॉट इट? बट अगर हम क्लोरीन के केस में देखें तो क्लोरीन के अंदर ऐसा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होगा, क्योंकि उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, छोटा है बट बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। फ्लोरीन के कंपैरेटिवली इट इज क्वाइट बिगर, it is somehow bigger, so that means the incoming electron would feel that much appropriate attraction which should be there, and that is the reason जो chlorine का electron affinity है that is higher than the fluorine. Therefore
out of fluorine and chlorine, chlorine is going to exceptionally have the higher electron affinity. And this question is very, very, very important. So please learn it. So I hope कि आपको electron affinity समझ आ गया है. So now let's start with some knowledge boosters and check कि आपको समझ क्या आया है, कितने questions आप electron affinity के कर पाते हो. तो करना क्या है, पेन पेपर लेकर बैठो, जैसे जैसे मैं questions कराऊंगी आंसर्स साथ के साथ लिखो उसमें, और फिर अपने आंसर्स मेरे आंसर्स के साथ मैच करो. आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना आपको इस टॉपिक से समझ आया है. एंड इफ इन केस अगर आपको लगता है कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, कुछ प्रॉब्लमैटिक एरिया रह गया है, तो वीडियो को स्टॉप करो, क्वेश्चंस को करने से पहले फिर वो टॉपिक, वो प्रॉपर्टी को पढ़ो एंड देन कम टू द प्रैक्टिस सेशन. गॉट इट? सो let's start with the knowledge boost. With this we come to an end of this property. I hope you enjoyed it and above all मुझे लगता है कि आपको समझ अच्छे से आ गया होगा. So one thing I would like to tell you बच्चे, कि जितने भी आप हमारे वीडियोस देखते हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखा करो. अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो भी लिखा करो, बिकॉज इफ यू विल मेंशन योर फीडबैक देन ओनली वील कम टू नो दैट वेयर वी आर लैगिंग बिहाइंड. तभी हम उन चीजों, आपके इनपुट्स लेकर उन चीजों को कवर कर पाएंगे और शायद आप लोगों का बहुत अच्छे से हेल्प कर पाए और आपके जितने भी प्रॉब्लमैटिक एरियाज हैं उन वो सारे डाउट्स को रिजॉल्व कर पाए. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन. आई होप यू लाइक इट. सो इफ यू रियली लाइक इट, हिट द लाइक button, share the video with your friends and do not forget to hit the bell icon for the notification. So me, Divya Kashyap, signing off. We'll meet tomorrow with new property. Till then, prepare well, study hard and make your habit to write and learn. And please give your feedback before going. And one more thing, if you haven't subscribed our channel, just subscribe it right now. Thank you. Bye-bye. Take care.